नासा जो अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। आखिर नासा समुद्र के गहरे तल में क्या ढूंढ रहा है? समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में ऐसा कौन सा रहस्य मौजूद है जिसे नासा खोज निकालना चाहता है? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फ्लोरिडा के तट से थोड़ी दूर समुद्र के 20 मीटर की गहराई में दुनिया का इकलौता अंडर वाटर लैब बसा हुआ है, जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। यहाँ हर साल नासा के 5 से 6 रिसर्चर और एस्ट्रोनॉट्स कई हफ्तों के लिए भेजे जाते हैं, एक खास किस्म के प्रोजेक्ट की खातिर जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीमो। तो क्या नासा को समुद्र के नीचे किसी एलियन लाइफ फॉर्म होने के सबूत मिले हैं, या जीवन पृथ्वी पर कैसे आया इसके रहस्य को खोजने के लिए कोई सुराग मिल गया है, या फिर पृथ्वी पर कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है जिसका एहसास नासा साइंटिस्ट को पहले से लग चुका है, या फिर उन्हें पता चला है कि एलियंस ने बसेरा समुद्र के नीचे बनाया हुआ है और उसी की तलाश में वे समुद्र के गहरे पानी में मौजूद है। आज आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा, बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, नासा एक खतरनाक मिशन प्लान कर रहा है, क्योंकि नासा बहुत जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन प्लान पर काम कर रहा है, और वह हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर एलियन लाइफ मौजूद होने के संकेत मिले, बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। अब वो कौन सा मिशन और हमारे सोलर सिस्टम में नासा एलियन को कहां पर खोजने वाली है? सबसे पहले हम यह समझेंगे एक एलियन मिशन का पृथ्वी के समुद्र से क्या लेना देना हो सकता है, और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। दरअसल नासा साइंटिस्ट के अनुसार यहाँ 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं जिससे हम जैसी लाइफ का जन्म होता है। नंबर 1 पानी, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस। हम कितने भी विकसित और इंटेलिजेंट बीइंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन अंत में हम सब नॉन लिविंग एटम से ही तो बने हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट हैं जो लाइफ को जन्म देने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे में कंबाइन होते हैं तो इनके इंटरेक्शन, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, लाइफ का जन्म होता है। मगर सारे एलिमेंट को साथ में रख देने से अपने आप में कंबाइन हो जाएंगे और लाइफ का जन्म हो जाएगा। अब पृथ्वी के शुरुआती दिनों में इन एलिमेंट्स को भी एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होने के लिए वाटर और एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उस समय हमारे समुद्रों में भरपूर मात्रा में मौजूद थी और आज भी मौजूद है। एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि हम जीव सूर्य के प्रकाश के बिना जी ही नहीं सकते। असल में हम एनर्जी के बिना जी नहीं सकते, और सनलाइट बाकी एनर्जी सोर्सेज में से बस सिर्फ एक सोर्स है। पर हाँ, यह हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत सनलाइट से नहीं हुई थी, और इसलिए नासा की दिलचस्पी ओसेन के नीचे एक स्पेशल जोन में है जहां पर जीवन ने पहली बार जन्म लिया था, द हर्डल जोन। हर्डल जोन ओसेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो समुद्री तल को टच करता है। कई जगहों पर यह 11 किलोमीटर की गहराई तक जाता है और यह डेंजरस टेरेन से बड़ा होता है, और यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि अंडर वाटर वोल्केनो। यह जब फटते हैं तब उबलता हुआ पानी और साथ में मिनरल्स, लावा, स्टीम रिलीज होता है। वेंट से रिलीज हुए पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो सॉलिड मेटल तक को पिघला सकता है। हमारी अर्थ के एक्सट्रीमली हॉट कोर से आई एनर्जी ने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया है। इसी एनर्जी की वजह से सबसे पहले कॉम्प्लेक्शन लिपिड एक्स्ट्रा बने, जिनसे सबसे पहले यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और वायरस को जन्म दिया, और फिर लाखों करोड़ों सालों के म्यूटेशन और इवोल्यूशन के बाद मल्टीसेल्युलर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज में तब्दील हो गए। ऐसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जिससे इंस्पायर होकर नासा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन ढूंढ रहा है और तलाश कर रहा है वहाँ की परिस्थितियों की। अब आता है अगला सवाल, आखिर वह कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस मिल सकते हैं? मरकरी सूर्य के बहुत करीब है, वीनस बहुत ही ज्यादा एसिडिक है और गर्म भी। मार्स को तो हम स्टडी कर ही रहे हैं और अब तक कहीं पर भी लिक्विड पानी नहीं मिला है, और इसके बाद वाले प्लेनेट वह सारे के सारे गैस जॉइंट्स हैं।
उधर पानी क्या जमीन तक नहीं है, लेकिन इनके मून तो सॉलिड है। उन्हीं मून में से एक है यूरोपा। वैसे तो यूरोपा का सरफेस पूरा सॉलिड आइस से कवर है, लेकिन जुपिटर की स्ट्रांग ग्रेविटी की वजह से यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और स्क्वीजी होता है। इसे कहते हैं टाइडल फ्लक्सिंग। अब यह कांस्टेंट पुश एंड पुल की वजह से प्लेनेट का कोर एक्टिव है और इसमें मैसिव जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण सरफेस के नीचे का वाटर लिक्विड स्टेज में ही बना रहता है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नेचर से ये प्रूफ हुआ है कि वहाँ पर ग्लोबली सॉल्ट वाटर ओशन मौजूद है। मजेदार बात यह है कि साइंटिस्ट ने यह भी कैलकुलेट किया है कि यूरोपा के ओशन में पृथ्वी से दुगना पानी है और अर्थ ही की भांति यूरोपा का भी कोर जियोथर्मल एनर्जी से भरा पड़ा है और इनके ओशन का कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर ही है। इसकी वजह से यहाँ पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। यूरोपा के एनवायरनमेंट और सरफेस कंपोजिशन में वह फंडामेंटल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो जीवन की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सके, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। इसी वजह से नासा यहाँ पर अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है। यह मिशन इतना अमेजिंग होने वाला है और यह नॉर्मल मिशन बिल्कुल नहीं होगा। इसको चंद्रयान 3 से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें मून तक पहुंचने के लिए हमारे रॉकेट ने अर्थ के 5 चक्कर लगाए थे ताकि एक स्लिंग शॉट के जरिए वहां तक जाने का मोमेंटम का जुगाड़ किया जा सके। जुपिटर के मून यूरोपा का डिस्टेंस चंद्रयान 3 लूनर मिशन से ऑलमोस्ट 1600 गुना ज्यादा है। इस सफर में बड़े बड़े गैस जॉइंट की ग्रेविटी, उनके सैकड़ों मून का ग्रेविटेशन इंटरफेरेंस, एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट हैं, उनकी ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बचते हुए जाना और सन और सोलर विंड से यह सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन होने वाला है। यानी कि इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमारे अंतरिक्ष में हर चीज मौजूद है, लेकिन इन सभी डिस्टर्बेंस से बचकर हमें अपने मिशन को पूरा करना है। यूरोपा पर पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में यूरोपा की सतह क्राई बोट्स यानी बर्फ पेनिट्रेट करने वाला रोबोट भेजा जाएगा, जो कि उसकी सतह की डिटेल जांच पड़ताल करेंगे। अब के एस्टिमेट के हिसाब से यूरोपा पर मिनिमम 2 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की मोटी बर्फ की परत हो सकती है, जिसे पेनिट्रेट करके प्रोब को नीचे गहरे पानी में पहुंचना होगा, जिसे करने में सालों का वक्त लग सकता है और हो सकता है कि वो ये कर भी ना पाए। और क्राई बोट्स बर्फ को न्यूक्लियर से मेल्ट करते करते समुद्र की गहराइयों तक पहुंचेगा और इसके अपने साथ 48 माइक्रो रोबोट्स लेकर जाएगा, जो कि फिर समुद्र की गहराई में अलग अलग स्विम करके जीवन की खोज करेंगे। और अगर हमें एलियन लाइफ मिल जाती है तो उसकी बायोलॉजी आखिर कैसी होगी, कैसा महसूस होगा अगर फाइनली हमें यह पता चल जाए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। काफी डीप और एक्साइटेड थॉट है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा के डीप वाटर में एलियन लाइफ हो सकती है? इस मिशन के जरिए आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसी एलियन लाइफ को खोजने की सदियों से कोशिश कर रहे हैं। यूरोपा तो फिर भी हमारे बहुत नजदीक है। हमारे पास तो आज के समय में ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिससे हम लाइफ के एविडेंस मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक खोज पाते हैं, लेकिन अब तक हमें एलियन लाइफ होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है और हम जीवन के जन्म को उसी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से जीवन पृथ्वी पर इवॉल्व हुई थी। जीवन के जन्म लेने के और भी कई तरीके हो सकते हैं जो अब तक हमें पता ही नहीं है, और हमें तो यह भी नहीं पता कि जब पृथ्वी पर जीवन आया तो वह कैसे आया। हमें सिर्फ पृथ्वी वाले मॉडल के आधार पर हमारी खोज कर रहे हैं, जिसका हमें आधा अधूरा ही ज्ञान है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ अच्छे से पता होने के बावजूद भी आज दुनिया के बेस्ट ब्रेन, बेस्ट साइंटिस्ट एकजुट होकर अपनी नेशनलिटी, अपने रंग सब कुछ भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर उस 1% चांस को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं और तलाश कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा किसी ऐसे ग्रह की जहां माइक्रोब से लेकर बड़े बड़े विशाल डायनासोर तक कोई भी जीवन मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिकों की तलाश कभी पूरी होगी? यदि हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।